पीएम मोदी ने की किसानों को सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। कृषकों से भी पीएम मोदी ने किया संवाद। पंचायत चुनाव में भाजपा के सेमीफाइनल के दावे को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने किया खारिज। बोले, गांव की सरकार से होता है इस चुनाव का सीधा संबंध। कांग्रेस 2027 में मजबूती के साथ लड़ेगी। अस्थायी तौर पर रुकी हुई केदारनाथ धाम यात्रा हुई सुचारू। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के मध्य बाधित चल रहे मार्ग को पैदल आवागमन के लिए किया गया सुचारू। श्रद्धालुओं को करनी होगी करीब 22 किलोमीटर पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा। जोशीमठ के हेलंग के पास एचसीसी कंपनी के डैम साइट पर टूटा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। डैम साइट पर 200 मजदूर कर रहे थे काम। कुछ मजदूरों को आई चोटें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां राजधानी देहरादून में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का डीबीटी माध्यम से स्थानांतरण करने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के करीब 8,28,000 किसानों के खातों में सीधे धनराशि भेजी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों की भलाई और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है। उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। ऐसे अनेक योजनाएं। इतना ही नहीं, आज इस बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि को सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनेक काम किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से सिंचाई के लिए मुक्त करने का काम किया है। साथ ही किसानों की आयु बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जहां हम गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है, वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। और उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई जारी है। प्रदेश में जो मदरसे पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है वह धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हाईकोर्ट के फैसले का उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर तरीके से काम हो रहा है और जो मदरसे राज्य सरकार या मदरसा बोर्ड से पंजीकृत नहीं है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि
सील किए गए सभी मदरसे बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चल रहे थे और बिना अनुमति के धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए थे। सरकार ने कहा कि संस्थान निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड है उनका सरकार की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार बगैर किसी भेदभाव के मदरसों के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी लाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर जो मदरसा बोर्ड अंजाम दे रहा है, वो फिर साबित हुआ कि उच्च न्यायालय के ये टिप्पणी कि बगैर मान्यता के मदरसे संचालित नहीं होने चाहिए और मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड और सरकार से उपलब्ध करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अवैध यानी अपंजीकृत मदारिस हैं, मदरसे हैं, उन्हें अपने आप को पंजीकृत की तरफ आना चाहिए और वो जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के सेमीफाइनल वाले दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्थानीय स्वशासन की नींव है, जिनका सीधा संबंध गांव की सरकार से होता है और इनका असर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव पर सीधे तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि किसी भी चुनाव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक चुनाव की परिस्थितियां और मुद्दे अलग होते हैं। प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2027 के लिए अपनी रणनीति पहले ही तय कर चुकी है और पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। कोई भी चुनाव, अब लोकल चुनाव जब होते हैं, निगम चुनाव हुए तब भी सबने कहा कि ये सेमीफाइनल है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं तब भी ये कहा जा रहा है कि 27 के लिए ये सेमीफाइनल है। देखिए, इसका परिणाम जो भी हो, और मुझे लगता है ये पंचायत के चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है, ये गांव की सरकार जो है चुनने का जो है कार्य करते हैं, बिल्कुल इसका असर 27 पे होगा। लेकिन ये बिल्कुल सिरे से जो है इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि किसी भी चुनाव का असर दूसरे चुनाव पे इस तरीके से नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि अगर एक जो है लोकल बॉडी का चुनाव अगर कोई पार्टी कम समर्थन मिला है तो विधानसभा और लोकसभा में ज्यादा समर्थन मिलने का कार्य हुआ है। और 27 की रणनीति देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी बना चुकी है और हम पूरी मजबूती के साथ 27 में चुनाव लड़ने का। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण विगत कुछ दिवसों से अस्थायी तौर पर केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई थी। केवल वापस आ रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस लाया जा रहा था। मुख्य सड़क मार्ग, जो कि कुछ हद तक पैदल चलने लायक हो चुका है, पर आवागमन हेतु सुचारू होने पर सोनप्रयाग से यात्रियों के ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर वाहनों के आवागमन शुरू होने तक श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 किलोमीटर पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी। बारिश होने की दशा में यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवागमन को अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। संबंधित कार्यदायी संस्था लोहनीवी के स्तर से निरंतर मार्ग को चौड़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क बाधित है। और उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने स्पष्ट किया कि सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन के साथ लागू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामान्य वर्ग के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बराबर अवसर देने की कोशिश की गई है। कमलेश रमन ने इसे समाज के समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी फैसला बताया। 12 जिलों में
आरक्षण के तहत महिलाओं को भी सशक्त भागीदारी दी गई है। सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया है। और हल्द्वानी में उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित होगी। नैनीताल जनपद में कुल 2000 छात्र छात्राएं 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कराई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने बताया कि हल्द्वानी ब्लॉक से हाई स्कूल के 444 और इंटरमीडिएट के 357 सहित कुल 801 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को बनाया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और उचित व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। संसदीय सुधार परीक्षा 2025 का प्रोग्राम आ गया है, जो कि 4 अगस्त से और 11 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। हल्द्वानी विकासखंड में एक परीक्षा सेंटर है हमारा, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिसमें हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटरमीडिएट के 357 बच्चे सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। कुल 801 बच्चे हल्द्वानी ब्लॉक के इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा को शांतिपूर्ण चलाने के लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं, सारी तैयारियां पूर्ण हैं और निर्विवाद रूप से हम इसको संपन्न कर लें। और इधर हरिद्वार में फर्जी बाबाओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जोर पकड़ चुका है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक 187 संदिग्धों पर कार्रवाई की जा चुकी है। एसएसपी डोभाल ने कहा कि बाहर से आने वाले ढोंगी साधु संतों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि धर्म के नाम पर ठगी या आस्था से खिलवाड़ न हो सके। मंत्री जी द्वारा चलाया गया उद्घोषित कालनेमी अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार इसमें काम कर रही है और पिछले 1 माह में अब तक 187 से ऊपर कालनेमियों की धरपकड़ की गई है। उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। पिछले 2 दिन में हरिद्वार पुलिस द्वारा इसमें और सघनता लाते हुए करीब 97 से ऊपर कालनेमियों को पकड़ा गया है। हरिद्वार पुलिस लगातार इस प्रकार के अभियान चला रही है जिसपे इसमें और सघनता लाई जाएगी। मुझे उम्मीद है जल्दी इस प्रकार की जो हरिद्वार में विभिन्न आवरणों में जो लोग घूम रहे हैं, जो एक धर्म विशेष को विशेष तरीके से टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में निजी बैंक का फर्जी प्रतिनिधि बनकर एक व्यक्ति ने लोगों को खाता खोलने, लोन दिलाने और उधार सामान दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी की। आरोपी ने ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर कई दुकानदारों से भी बैंक के नाम पर सामान ले लिया और फिर फरार हो गया। जब पीड़ित ग्राहक केंद्र पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। संचालक से संपर्क नहीं होने पर लोगों ने हंगामा किया और पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हमारी दुकान के व्यवहार में नैनीताल बैंक बाजपुर ब्रांच की एक BC पॉइंट खुला है, जो कि आज से 1 महीने पूर्व खुला। उसने 1-2 दिन ओपन किया, व्यापारियों में अपना उसने विश्वास जमाया। उसके बाद व्यापारियों से उसने लेन देन शुरू करा धीरे धीरे। उसके बाद वो लगभग व्यापारियों के 2.5 लाख रुपए के लगभग नकदी और सामान दोनों मिला के 2.5 लाख रुपए और एक व्यापारी की बाइक लेके वो यहाँ से फरार है। अभी उसका कुछ पता नहीं है। काफ़ी बार हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की है, उससे कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। एक नैनीताल बैंक बाजपुर की यहाँ पे BC पॉइंट खुला था और यहाँ पे 1 महीने लगभग पूर्व उसने यहाँ पे ओपन किया इसको और हम सब व्यापारियों को विश्वास में लेकर विश्वास में लेकर इसने यहाँ पे खाते खुलवाए और हम लोगों ने लेन देन किया। लगभग बाद में इसने इसको बंद कर दिया और बार फ़ोन करने के बाद भी हमसे संपर्क नहीं कर पाया और लगभग ये हम सब व्यापारियों का ये लगभग 2.5 लाख के लगभग ये रकम लेके जा चुका है और एक बाइक भी है और उसके बाद इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वर्षों बाद लोहाघाट के कोट मेहरा में 22 दिवसीय मां
भगवती जागर का आयोजन किया गया। जागर कमेटी अध्यक्ष ब्रजेश सिंह मेहरा के नेतृत्व में हुए आयोजन में बिसंग और सुई क्षेत्र के 25 गांवों के सहयोग से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जागर के अंतिम दिन मां भगवती अखंड जाल काटकर बेतालों संग अवतरित हुई। इस दौरान भक्तों ने जयकारों के साथ मां के दिव्य रूप के दर्शन किए। वायु रथ में मां भगवती के रूप में शेखर थवाल और बेताल के रूप में जगदीश पुजारी विराजमान रहे। और कांग्रेस ने रुद्रपुर ब्लॉक की 4 में से 3 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर जीत दर्ज की है। जीत के बाद किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आभार जताया और पार्टी पदाधिकारियों पर भीतरघात के गंभीर आरोप लगाए। बेहड़ ने कहा कि यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, लेकिन जिले के कुछ शीर्ष पदाधिकारियों ने चुनाव में भीतरघात किया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से मांग की कि पार्टी इन पदाधिकारियों के खिलाफ सर्वे कराकर कार्रवाई करे। बेहड़ ने पंचायत चुनाव की इस जीत को 2027 की तैयारी का संकेत बताया। कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, आम जन को देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को स्वीकार किया। हमने कहा था तीनों जीतेंगे, तीनों जीती। आपने देखा होगा हम पर कितना जुल्म ढाया गया, क्या क्या हमारे साथ किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, हमारे प्रत्याशियों की हिम्मत है, डगमगाए नहीं। धनबल के आगे जनता की जीत हुई है। हमारे सामान्य परिवारों से आते हैं, वही धनबल वाले नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग। और एक और धनबल के करोड़पति लोग लड़ रहे थे। जनता ने हमको जिताया है। मैं जनता का, प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। बिल्कुल 27 तक किच्छा विधानसभा से तो 27 से शुरू होगी लड़ाई, और यहाँ से जीतते हुए हम देहरादून तक जाएंगे और सरकार बनाएंगे कांग्रेस। पार्टी से मांग करेंगे कि कोशी ऑब्जर्वर को भेजें, जो सच्चाई है वो सामने आए। अगर मेरे झूठे आरोप होंगे जो मेरे पास सामने आए हैं, अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा, और मैं साबित कर पाया तो फिर पार्टी को फैसला लेना पड़ेगा। मेरे पास खुले प्रमाण है। लोगों ने मुझसे कहा कि जब जांच होगी तो हम कहने को तैयार हैं कि हमको फोन आए, और कुछ लोगों को तो हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा है गांव-गांव में। और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। इस बार पंचायत चुनाव के जो नतीजे रहे उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में खुशी का माहौल है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा से चुटकी ली है। करण माहरा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और ज्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है और भाजपा के ज्यादातर मंत्री और विधायकों के परिजन चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे हैं। सौरभ बहुगुणा जी के विधानसभा क्षेत्र में 6 जिला पंचायत सीटें, उसमें से 4 हार गए। तो ये अपने आप में साबित, अब खुद महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो अपना वार्ड हार गए, उनके जनपद में उनका जिला अध्यक्ष हार गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुल मिला के असली चेहरा सामने आया है और जनता ने कांग्रेस को जिताया। मैं पूरी जनता को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने आदरणीय प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी को और कई पूर्व मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सक्रियता के साथ हमारे कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस चुनाव को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इधर हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक 2 वर्षीय बच्ची के शव को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह कार्रवाई तहसीलदार विकास अवस्थी की देखरेख में की गई। जानकारी के अनुसार गोपालपुर गांव निवासी एक परिवार पिछले 4 माह से गायत्री इक्लेव में रह रहा है। उनकी 2 वर्षीय पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शव को गांव गोपालपुर में दफना दिया था। लेकिन बाद में घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर मकान मालिक का एक युवक संदिग्ध रूप से घटनास्थल के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। इस पर बच्चे की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार व मंगलौर कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर मामले की जांच और शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। डीएम के निर्देश पर तहसीलदार विकास अवस्थी पुलिस टीम के साथ गोपालपुर पहुंचे। तहसीलदार की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया। कहूँगा आप इस शॉर्ट समय में इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आपने भागीदारी निभाई। ये बच्ची जो हमें कहानी बताई गई थी शॉर्ट सर्किट करंट से मरने की, लेकिन जो हमारे इस लड़की के पिता है हमारे भाई, उन्होंने बाद में जो देखा और फोटोज वगैरह वीडियोग्राफी उसमें संदेह प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रक्रिया जांच की पीएम की इसमें अपनाई। लेकिन अब देखने पर मिला कुछ वहाँ के उद्योगपति है जो बिल्डर्स वगैरह है, उन्होंने कहानी वगैरह पर गुमराह किया पुलिस को भी और हमें भी। हम जाते हैं प्रशासन से और क्योंकि इस बच्ची को न्याय मिले बस। एक 2 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई थी, उसको परिजनों द्वारा उसमें संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शव के जो दफन किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जो शव है, दफन किए गए शव है, उसको निकाला गया है और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें क्लियर हो। और हरिद्वार में कई ऐसे पुल हैं जो अपनी तय मियाद पूरी कर चुके हैं। हालत खस्ता है, लेकिन इन पर भारी वाहनों की आवाजाही अब भी जारी है। ना तो समय समय पर जांच हो रही है और ना ही ट्रैफिक रोकने के पुख्ता इंतजाम है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बताया कि उत्तराखंड बनने से पहले के पुलों की जिम्मेदारी यूपी सिंचाई विभाग की है, जबकि राज्य बनने के बाद बने पुल उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन है। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों से पहले इन पुलों की रंगाई पुताई कर दी जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि जमीनी हालात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कई ऐसे पुलों का जिक्र किया जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है और जिन पर आवाजाही पूरी तरह बंद होनी चाहिए, लेकिन हकीकत उलट है। वहां अब भी ट्रैफिक जारी है। साफ है कि विभागीय लापरवाही जान जोखिम में डाल रही है। तो देखिए, हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पुराने पुलों का निरीक्षण किया जाएगा। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। कई पुलों की मियादें खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।